ये 1800 के गार्डनर और पियोन का है, मेरे सिपाही का नहीं है सर। मैं आपको ये तो ये तो हमें 5200 से लेकर के 20,200 के पे में हमें फिक्स कर दिया गया, हौलदार तक को सबको एक ट्रेन में बैठा दिया गया। अब आप खुद जानते हो जेसीओ साहब जिम्मेदारी किससे लेता है? क्वार्टर मास्टर से लेता है, हौलदार से लेता है सारी रिपोर्ट। उस बंदे के ऊपर कितनी जिम्मेदारी रहती है? क्या उसके ऊपर कंधे पे बोझ नहीं है सर? लेकिन सर मैं बताऊँ, इसमें जो डेफिनेशन दी है ना अपनी, वो डेफिनेशन ही अपनी गलत दी हुई है। सर डेफिनेशन में बात करेंगे ग्रुप डी में है सर, सुनो। आज हमें आंख बंद करके अपने ऑफिसर्स के ऊपर भरोसा नहीं करना है, अपने पेंशन और पेमेंट के लिए खास करके। क्यों? सरकार चाहती है कि कम से कम मैं खर्चा करूं। अब उस कम से कम खर्चे के अंदर अपना अधिकार जताने में अफसर सबसे पहले पहुंच जाते हैं कि साहब हमारा तो इतना तो है ही, इससे कुछ हो जाना चाहिए। जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है डिफेंस का, वो ब्रिगेडियर एंड अबव से बात करता है, तो ऑफिसर लोग भी तो वहां से एड्रेस होगी उनकी। बच्चा कौन? हम लोग बच्चे। वो पहले अपना करवाएंगे, हमारे बारे में थोड़ी करेंगे वो। तो इस समस्या को हमें समझना है। हमारा एक संगठन हो, हमारे अपने प्रतिनिधि हो, जो इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली रक्षा मंत्री से अपना समय लें और अपनी समस्याएं बताएं। इसके अंदर अपने एक ग्रुप है वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन, ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तो अभी कैप्टन राम सिंह साहब ने मुझे अभी जोड़ा इससे, और मैंने भी कहा अच्छे अच्छे वकील हैं अपने एयरफोर्स के और नेवी के और आर्मी के, अच्छे वकील भी हैं, और बहुत डीप क्लर्किकल साइड से उनका एक्सपीरियंस है। पूरा कोरेस्पोंडेंस अंग्रेजी में चलता है, और आप लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मैटर है ना, मैं वहाँ से मोटिवेट हुआ कि मैं भी कुछ आपका, और भी नहीं तो मैं आपके साथ खड़ा तो हो ही सकता हूँ। इसी तरीके से अगर हम लोग सारा साथ दे दें तो वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन की या हमारे एक संगठन की आवाज़ में दम आएगा। रक्षा मंत्री सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे, वोट की वजह से समझ लो, और चाहे देश की सुरक्षा के मामले में समझ लो। तो इसी सिलसिले में हमने ये सोचा कि निमका थाना का भी प्रतिनिधित्व हम वहाँ पर करें। पहले से ही प्लान है 12 मार्च को अपने जितनी भी गाड़ियाँ जाएंगी ऑल ओवर राजस्थान से नहीं, इंडिया से जो भी आएगी 12 मार्च की रैली के हिसाब से सबका दिल्ली पुलिस से, ट्रैफिक पुलिस से, हरियाणा बॉर्डर से, यूपी से ऑलरेडी क्लियरेंस है। अपना एक बैनर लगा होगा, अपनी गाड़ी को कोई रोकेगा नहीं। जो हमें ज्ञापन देना है वो ज्ञापन मैंने आप लोगों को पढ़वा दिया है, पहले भी जा चुका है। हम चाहें तो अलग से उस इसके ऊपर अपना यहाँ का एक क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व करके और साइन करके इस संस्था को दे देंगे, लेकिन संस्था की तरफ से हमारा सामूहिक ज्ञापन एक ही होगा। मुझे बताया गया कि डिफेंस सेक्रेटरी साहब शायद 1 बजे पहुंच रहे हैं सर, 12 तारीख को। कितने बजे? ये बोला डिफेंस सेक्रेटरी नहीं बजे। डिमांड तो यही है इसको, लेकिन दोबारा उस 2 डिमांड 3 डिमांड था उनकी माने प्रायोरिटी बना दो, प्रायोरिटी बना दो, प्रायोरिटी बना दो। तो 10 फरवरी को दिया था हमने। तो अपन लोगों का सहयोग यही है कि परिवार के लेवल पे समझ लें। हम आदमी एक दूसरे का डाउट दूर कर सकते हैं, वहाँ भीड़ में नहीं कर पाएंगे। अब जब यहाँ से हमारी एक राय बन रही है तो हम अपनी स्टैंड दिखाते हैं, उनके साथ ज्वाइन कर जाएं। अगर 20-30 हज़ार 50-60 हज़ार होगा तो सरकार के ऊपर दबाव पड़ेगा। वोटों का टाइम है, अगले साल आपकी ओआरओ की 3 आने वाली है। अगर इसमें संशोधन नहीं हुआ तो 3 भी वो रिपीट हो जाएगी। थर्ड में क्या होगा? जब तक हम गलती उनको बताएंगे नहीं तो थर्ड में वो कुछ करने वाले नहीं। अब मैंने OROP 1 और 2 का भी प्रिंट आउट लेके रखा है। आपके जितने भी टेबल है 125 से लेकर के जितने भी 92 तक सारे टेबल हैं। इन्होंने क्या किया है, वित्त मंत्री ने बजट दे दिया 28,000 करोड़ दूंगा, 28,000 करोड़ दूंगी, ठीक है। ऑफिसर लॉबी 3%, 1% भी कटौती नहीं हुई, उनका पहले साइड कर दिया गया। रिमेनिंग अमाउंट में आप लोगों को मैनेज करना है। वो गलती कैसे पकड़ी जा रही है? जब मैं टेबल नंबर 7 और 8 देख, खास करके जब मैं टेबल नंबर 8 देख रहा हूँ तो उसके अंदर 21 साल से लेकर के और 27 साल तक के हौलदार की बेसिक एक आ रही है।
हमारे इंक्रीमेंट कहाँ गए साहब? कहाँ गए? 7 साल के 6 साल के इंक्रीमेंट मेरे कहाँ गए? जो पुराने टाइम में जो 24 साल के ऑनरेरी थे, हौलदार थे और जिनको ऑनरेरी मिल रहा है, उसको एमएससीपी के बराबर क्वालिफाई नहीं मानते। जो लेटेस्ट जो आ रहा है छठे पे कमीशन में जो एमएससीपी लेकर के आया, उस हौलदार की और उससे पहले वाले हौलदार की एमएससीपी की वजह से पेमेंट में डिफरेंस है। 24 साल का ही हौलदार वो है, ये है, रैंक सेम है, रैंक सेम है, बेसिक में फर्क 4000 का है। क्यों? ग्रुप भी एक है। बोलो नहीं, उस टाइम आप एमएससीपी के रूल में नहीं थे, एमएससीपी बाद में लागू हुई, तो जो 1970-80 की ज्वाइनिंग है वे तो उसके लायक थे ही नहीं, यानी आप इतने दक्ष नहीं हैं, आप केपेबल नहीं हैं, तो फिर वन रैंक वन पेंशन है क्या? क्या मैं ये महसूस करूं कि जो 71 तक की लड़ाई लड़ी गई थी वो अध्यक्ष सैनिक थे? क्या उनको हथियार चलाने नहीं आते थे? क्या हमारे उन सैनिकों ने देश को गिरवी रखा था? तो फिर हमें बराबर क्यों नहीं किया जा रहा आज की पीढ़ी के बराबर? मेन समझना अपने को यहाँ पर, उस टाइम एफ ग्रुप होते थे, उनको एक्स और वाई में लेके आ, जब वाई में सबको शामिल कर दिया, फिर मुद्दा ही कहाँ रह गया? एमएससी का ले लो, चाहे एमएसपी ले लो, चाहे एक्स फैक्टर ले लो, एक्स पे ले लो। एक्स पे में भी इन्होंने गेम कर दिया। ग्रुप एक्स के लिए एक्स पे 1400 हुआ करती थी छठे पे कमीशन, उसको इन्होंने 6200 किया है 7वें में। अब इन्होंने 2 रूल लेके आ गए और पिछले में, क्या कि जो pre-2016 एक्स ग्रुप के हैं जिनका 1400 होता था, उनको अलग ग्रुप बनाया जाए, और जो 7वें पे कमीशन में एक्स से रिटायर हो रहे हैं उनको अलग 6200 का और 3100 का फर्क कर दिया। तो मैं आप लोगों से ये आपको थोड़ा सा ये पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ कि चाहे वो एफ ग्रुप का था चाहे वाई ग्रुप का था, 71 तक की लड़ाई में क्या सैनिक इतने अनपढ़ और कमजोर थे? क्या वो देश को नहीं संभाल पाए थे क्या? उस टाइम भी भारत सरकार के एक ही खजाने से पैसा मिल रहा था हमें, और जब ये कॉन्सेप्ट आया वन रैंक वन पेंशन, इसका बेसिक अर्थ ये है, एक रैंक एक पेंशन, लेकिन किसके संदर्भ में, किसके बैकग्राउंड में? अगर एक रैंक का सिपाही 16 साल का है तो वो सिपाही चाहे कितने भी किसी भी तीनों, और चाहे वो किसी भी साल में रिटायर आए, चाहे 1971 में आया है और चाहे 2023 में आया सिपाही, 16 साल की सर्विस है, ग्रुप 1 है, बेसिक तीनों की बराबर होगी। हर साल रिटायर आ रहे हैं, हमारी बेसिक में फर्क है। आप लोगों को मैं याद दिलाना चाहूंगा कि हमारी डिमांड शुरू में ये थी कि हर साल रिवीजन होनी चाहिए, वन रैंक वन पेंशन। जेटली साहब ने क्या कहा? ये संभव नहीं होगा, 5 साल में देता हूँ। 5 साल में भी ये जो रिवीजन हुआ है हमारे पास 2 बार आ गया है। इसके अंदर हम सैनिकों का, उसके अंदर हमारा जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट के तीनों सेनाओं के जो बाबू लोग हैं, उसका इस गणित में कुछ भी लेना देना नहीं है। अगर उसका इन्वॉल्वमेंट होता तो इतनी गलतियां होती ही नहीं। मेरी अपनी ये रीडिंग कहती है, ना एयरफोर्स के अकाउंट्स को लगाया गया, ना नेवी को लगाया गया, ना आर्मी को लगाया गया। जो हमारे काउंटर पार्ट सिविलियन बैठे हैं उनको कंप्यूटर चलाना अच्छा आता है, ज्वाइंट सेक्रेटरी सीधा उनके टच में है। फौजियों का कौन जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, या पर तीनों सेनाओं के मुख्यालय में कौन जाएगा? उन लोगों ने तैयार करी। इसीलिए 21 साल से लेकर के 27 साल तक के हौलदार की बेसिक बराबर है। उन्होंने तो कंप्यूटर में डाल दिया जी 23,000 करोड़ के अंदर, ठीक है, ये कितने करीब 12-13 हज़ार करोड़ रुपए ऑफिसर्स के लिए जा रहे हैं, हमारे पास 8.5। प्लीज बैठिए। तो उन्होंने क्या देखा, किस रैंक में आ रहा है? मैंने प्रिंट आउट निकाला है, फौज के अंदर जो सुबेदार मेजर है, 100 की अगर टोटल नंबर है तो साहब 0.5% ही सुबेदार मेजर है आर्मी में। ये आपका ऑथराइज रैंक है, और 10 लाख की आर्मी है आज की डेट में। 10 लाख में 0.5% ही सुबेदार मेजर हो सकते हैं। 56% सिपाही रिटायर आना पड़ता है सिर्फ इस ऑथराइजेशन के रेशियो की कमी की वजह से। और उन सैनिकों को क्या कहा गया अब इसमें
प्री मैच्योर रिटायर्ड, ये शब्दावली आपके हमारे रिक्रूटमेंट के टाइम में नहीं थी। प्री मैच्योर हम थोड़ी हैं, सरकार के पास जगह नहीं है इसलिए वो हमें बाहर कर रही है। हम तो नौकरी करना चाहते हैं जैसे अफसर करना चाह रहे हैं, उसको क्यों नहीं किया प्री मैच्योर आपने? वो 60 साल 58 साल तक और एक अफसर आता है रिटायर, उसके लिए कोई मेडिकल नहीं है। एक सैनिक को जो 36-37 साल की उम्र के अंदर सिपाही बन के आ जाता है कि भाई तेरे ऊपर सीनियर लोग नहीं है इसलिए तू घर जा, तेरे को कमांड करने वाले ज़्यादा है ही नहीं फौज में, तो इस भीड़ को बाहर करो, तो प्री मैच्योर नहीं है साहब।